हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर के बारे में डिटेल में देखा था। अभी ये वीडियो में हम बाकी के जो दो स्फीयर है ना, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर, इसके बारे में देखते हैं। एंड देन वी विल टॉक ऑफ हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज आर डैमेजिंग और इन्फ्लुएंसिंग द एनवायरनमेंट। चलो तो ये वीडियो चालू करते हैं। तो एटमॉस्फेयर जो है, इट इज द स्फीयर ऑफ एयर दैट रैप्स द अर्थ फ्रॉम ऑल साइड्स, दैट्स कॉल्ड एटमॉस्फेयर। करीबन 1600 किलोमीटर 1600 किलोमीटर्स तक वो अर्थ की सरफेस से हर जगह पे वो फैला हुआ है। हम उसको देख नहीं सकते, नेकेड आई से वी कैन नॉट सी इट, बट उसको महसूस तो कर सकते हैं। और बिना एटमॉस्फेयर का हम जी भी नहीं पाएंगे। सो एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक, सॉल्ट पार्टिकल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एटमॉस्फेयर कलरलेस है, ओडरलेस है, ट्रांसपेरेंट है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस एलिमेंट्स आर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। आप देख सकते हैं ना, ये स्मोक पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स तो सॉलिड पार्टिकल्स है ना। देन वाटर वेपर फॉर्म में है, लेकिन वो लिक्विड पार्टिकल है। एंड गैसेस पार्टिकल्स भी है। एटमॉस्फेयर में मेनली 78% नाइट्रोजन है एंड 21% ऑक्सीजन, यानी ये दोनों मिला के 99% जितने भी गैसेस है उसकी बात कर रहे हैं। जो भी गैसेस एटमॉस्फेयर में है उसका 99% तो ये दो गैस है। एंड बाकी का 1% में बाकी का गैसेस, उसमें 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम, आर्गन है, वगैरह वगैरह और गैसेस है। ओजोन गैस भी है। सो एज वी गो हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, द अमाउंट ऑफ गैसेस विल डिक्रीज। मैक्सिमम गैसेस कहाँ पे? सरफेस के नजदीक। जैसे ऊपर जाएंगे कम होगा। हमने देखा एटमॉस्फेयर 1600 किलोमीटर तक है ना, लेकिन ये 1600 किलोमीटर में तो पहले 10 किलोमीटर में करीबन 80% गैस आ जाएंगे। 10 से और 30 किलोमीटर में अराउंड 95% गैस आ जाएंगे। एंड 30 किलोमीटर अब तो सिर्फ 5% गैस बाकी रहेगा। यानी जैसे ऊपर जाएंगे बहुत रेयर हो जाएगा। हाईएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ इज ओनली 8.8 किलोमीटर्स अप, माउंट एवरेस्ट। और वहां पे भी लाइफ पॉसिबल नहीं है ना, नथिंग ग्रोज। तो जो भी लाइफ है वो पहले 60 किलोमीटर में ही दिखेगा ना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हैवी गैस है, इसलिए वो ज्यादा लोअर लेयर में ही ज्यादा मिलेगा। ओजोन गैस है ना, बहुत स्मॉल प्रोपोर्शन में है एयर में, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये गैस है ना, ओजोन गैस, इट विल एब्जॉर्ब द अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन एंड अर्थ को वो प्रोटेक्ट करेगा सन के एक्सेस हीट से। ये ओजोन गैस का लेयर 25 किलोमीटर से 35 किलोमीटर ऊपर है हवा में, यानी स्ट्रेटोस्फीयर में 25 to 35 किलोमीटर रेंज में ये ओजोन गैस का एक पतला लेयर है। और अर्ली मॉर्निंग में, ओपन ग्राउंड में एंड नियर द सी में भी ये ओजोन गैस मिलता है, इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो है ना, वो हम सब लिविंग क्रिएचर्स को जिंदा रखते हैं अर्थ पे। नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है और वो दूसरा उसका मेन काम है कि वो ऑक्सीजन की इंटेंसिटी कम करेगा। अगर ऑक्सीजन 78% होता ना तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं होता, बिकॉज ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव गैस है। तो नाइट्रोजन ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे वो ऑक्सीजन की इंटेंसिटी कम करेगा और वो क्या बोलेगा, उसको इनर्ट बना देगा। वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन द एटमॉस्फेयर। वाटर वेपर के फॉर्म में होता है। हीट के कारण वाटर जो है वेपर के फॉर्म में इवेपोरेट होता है एंड वो एयर में मिक्स होता है एज मॉइस्चर। और ये मॉइस्चर जब कूल होता है तो वो बारिश के फॉर्म में नीचे आता है, तो इसको कंडेंसेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ कूलिंग ऑफ वेपर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। मॉइस्चर के अलग अलग प्रकार, लाइक ड्यू, फॉग, क्लाउड्स, प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल, ये सारा प्रकार
कंडेंसेशन के कारण ही होता है। अब ह्यूमन बींग्स पे एटमॉस्फेयर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट होता है। इनफैक्ट मोर देन लिथोस्फीयर एंड मोर देन हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारा फूड हैबिट्स में, हमारे कपड़े में, हैबिटेट यानी हमारा प्लेस ऑफ स्टे, कलर, इकोनॉमिक एक्टिविटी, सारे पे एटमॉस्फेयर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। 10 पार्टिकल्स जो हवा में है, ज़्यादा हो तो खराब है, लेकिन इन स्मॉल अमाउंट 10 पार्टिकल्स भी बहुत काम के, वो सनराइज को स्प्रेड करने में हेल्प करेंगे। दैट इज वाई वी कैन सी 10 पार्टिकल्स के कारण सनसेट के बाद एंड सनराइज से पहले भी एकाएक सन नहीं निकलता है, वो स्लोली ग्रेजुअली होता है, बिकॉज वो स्प्रेडिंग आउट हो जाता है, सन का रेज को वो स्प्रेड कर लेगा कि 10 पार्टिकल्स। द सन रेज आर रिफ्लेक्टेड बैक विद द हेल्प ऑफ दिस 10 पार्टिकल्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड वी रिसीव द लाइट ऑफ द सन। हम साउंड को भी सुन पाएंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर नहीं होता तो कुछ सुनाई देता नहीं, एटमॉस्फेयर के कारण ही हम सब सुन सकते, इसलिए रेडियो और दूरदर्शन टेलीकास्ट पॉसिबल है। तो ये 4 स्फीयर, ये 3 स्फीयर हमारा बात हो गया, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। अभी हम लिविंग स्फीयर की बात करते हैं। तो बायोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर where the living world exists is called biosphere। तो बायोस्फीयर अलग स्फीयर नहीं है, वो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर का एक पार्ट है जहां पे लिविंग वर्ल्ड एग्जिस्ट्स, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्फीयर है, लाइफ का स्फीयर है ना। तो अर्थ एक अकेला प्लैनेट है जो सोलर सिस्टम का जिसमें लाइफ पॉसिबल है, जिसमें बायोस्फीयर है। इसमें वेजिटेशन यानी प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड ह्यूमन बींग्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इसमें आ गए। तो वी ऑब्टेन फूड एंड अदर नेसेसरी थिंग्स फ्रॉम बायोस्फीयर। वेजिटेशन और एनिमल्स के बिना ह्यूमन बींग्स भी पॉसिबल नहीं है, तो बायोस्फीयर हमारे एग्जिस्टेंस का बेस है ना। अभी पूरा ये स्फीयर है, वी कैन डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, द लिविंग एंड नॉन लिविंग। नॉन लिविंग में लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर आते हैं, एंड लिविंग में वी हैव द बायोस्फीयर, दैट इज द प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स are included in the living world। and ये सारे 4 स्फीयर हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। नाउ इफ मैन हार्म्स द अर्थ बाय हिज एक्टिविटीज, देन डू यू थिंक इट विल अफेक्ट दिस स्फीयर्स? एक सिंपल क्वेश्चन है ना, कि अगर हमने अर्थ को हार्म किया हमारे एक्टिविटीज में, तो क्या ये स्फीयर्स अफेक्ट हो गए? तो ऑब्वियसली आंसर इज अ बिग बिग यस। So let us see the effect of human activity on spheres. See, human beings knowingly and unknowingly, जाने अनजाने, undertake many activities for their development। हम काम तो करेंगे ही हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारा लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, लेकिन ये ह्यूमन एक्शन है ना, at times causes imbalance in the different spheres। See, मॉडर्न मैन की बात कर रहे हैं, मॉडर्न मैन जो सिटी में रहने वाला आदमी की बात कर रहे हैं, जो जंगल में रहने वाला आदिवासी इम्बैलेंस बहुत कम क्रिएट करेगा, वो तो नेचर के साथ ही रहेगा, नेचर की तालमेल में रहेगा। लेकिन ये इंडस्ट्रियल एज में, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण हमारा जो लाइफस्टाइल जो चेंज आया, उसके कारण हमारे एक्टिविटी में काफ़ी नेचर में इम्बैलेंस क्रिएट होता है। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग या ड्रिलिंग ऑफ फॉर मिनरल ऑयल एंड एक्सेसिव ड्रिलिंग ऑफ ट्यूब वेल्स will affect the lithosphere and cause imbalance। हम लिथोस्फीयर में काना पार रहे, होल गिराते, माइनिंग करते हैं, ड्रिलिंग करते, पानी निकाल के वेल बोरिंग में से, लेकिन इसके कारण लिथोस्फीयर में होल पड़ने के कारण वो लिथोस्फीयर अनस्टेबल हो जाता है, एंड बाद में अर्थक्वेक बढ़ जाते हैं, अर्थ का क्रस्ट अनस्टेबल हो जाता है और उसके कारण इम्बैलेंस आता है ना। एंड अर्थक्वेक्स का बढ़ने का कारण भी ये है। Then dumping of waste from village and cities along with industrial waste into water bodies will pollute the water bodies। तो हमारा कचरा इतना निकलता है, घरों का, सिटियों का, इंडस्ट्रियों का इतना कचरा निकलता है कि हम वाटर पोल्यूशन हम स्प्रेड कर रहे हैं। अर्थ का टेम्परेचर जब बढ़ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज होने के कारण, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो आइस का जो कैप है ना, वो भी मेल्ट हो रहा है,
एंड उसके कारण ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे और उसके कारण सी का लेवल बढ़ रहा है एंड देयर इज अ फियर कि अगले 10-15 साल में करीबन 1.5 मीटर तक सी का लेवल बढ़ जाएगा और काफ़ी दुनिया में जो सी शोर पे आने वाले जो सिटीज़ है ना वो आधे आधे डूब जाएंगे। ऑयल का स्पिल जो शिप में से होता है, इंडस्ट्रियल का जो वेस्ट है, केमिकल वेस्ट और इंडस्ट्रियल का वेस्ट का डिस्पोजल अगर हम डायरेक्टली पानी में कर रहे, दरिया में कर रहे, तो मरीन लाइफ डिस्टर्ब होता है और हाइड्रोस्फीयर के लिए बहुत डेंजरस है। कितने मच्छी मर जाते हैं, मरीन लाइफ डिस्टर्ब हो जाता है। हमने दरिया को भी छोड़ा नहीं। ह्यूमन बींग्स इतने गंदे, हम एक ही एनिमल है जो तरक्की भी किया, एट द सेम टाइम हमने पूरा दुनिया को गंदा कर दिया है, पोल्यूट कर दिया है। हम भी मर रहे और बाकी एनिमल्स को भी मार रहे हैं। हार्मफुल गैसेस which are emitted by industries, workshops, by the power stations and by vehicles are polluting the air. एयर इतना पोल्यूट हो चुका है कि दिल्ली जैसी सिटी में तो श्वास लेना डेंजरस हो चुका है। विंटर में तो दिल्ली में तो इतना तकलीफ होती है कि दिखता भी नहीं है, इतना फॉग आ जाता है, इतना स्मॉग, फॉग भी नहीं स्मॉग होता है, स्मोक का पोल्यूशन होता है। बीजिंग, दिल्ली, इतने जकार्ता, रियो डी जेनेरो इतने पोल्यूटेड है कि बच्चों को श्वास की तकलीफ पड़ने लगी है। इनफैक्ट आज हमारा हालत ये है कि अगर आप हिल स्टेशन जाएंगे ना तो वहाँ के ताजी क्लीन हवा आपको घुंघलावन देगा। यू विल फील सो, 1-2 दिन तो आपको विचित्र लगेगा बिकॉज आपको धूल वाला एनवायरनमेंट में जीने का आदत पड़ चुका है। तो द एरिया विथ हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हीकल्स show increased rate of carbon monoxide in air and carbon monoxide बहुत dangerous poisonous गैस है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रमाण बढ़ेगा तो हमारा ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होगी, आदमी मर भी सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के बढ़ने से कटिंग ऑफ ट्रीज जो है ना नेचर के लंग्स है, जितना ज़्यादा ग्रीन कवर होगा उतना कार्बन डाइऑक्साइड को वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। लेकिन ट्रीज अगर कट कर दिया हमने और व्हीकल्स में से जो धुआं निकला या इंडस्ट्री का जो स्मोक में से कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड अगर एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो क्या होगा, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण बढ़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड इसके कारण अर्थ का हीट जो है ना बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ CO2 एंड इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं एंड इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है, पूरा अर्थ गर्म हो चुका है। तो ये ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण बायोस्फीयर पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है बिकॉज द नर्चरिंग लिंक्स ऑफ नेचर, एटमॉस्फियर, हाइड्रोस्फियर, लिथोस्फियर एंड बायोस्फियर का जो लिंक्स है, वो बैलेंस है, वो एंडेंजर्ड हो रहा है ड्यू टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरनमेंट और इसी कारण बायोस्फीयर पूरा एंडेंजर्ड हो रहा है। तो हमें ये ऐसा न हो इसलिए स्टेप्स लेना पड़ेगा। ये आपका प्रोजेक्ट वर्क दिया है कि फाइंड आउट द सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन इन योर सराउंडिंग, स्टडी इट्स इफेक्ट एंड सजेस्ट सॉल्यूशंस टू इरेडिकेट इट। आप सोच सकते हैं इसके बारे में, ये बहुत काम का टॉपिक है। चलो, द होल लेसन नाउ इज कंप्लीट। लेसन ईजी है लेकिन लेसन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए बिकॉज ये लेसन समझेंगे तो हम पोल्यूशन कम कैसे करने का, उसके स्टेप्स के लिए भी हम सोचेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन में सुनने में मज़ा आया होगा, आपको ख्याल भी आया होगा। बाय, सी यू।